इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब इंसान जंगलों में रहा करते थे। एक आदमी समुद्र के किनारे अपने बेटे के साथ मछलियां पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर्स बाहर आने लगे। इन खतरनाक क्रिएचर्स को डेवियंस कहा जाता था, जो इंसानों को खाकर अपना पेट भरते थे। खतरनाक क्रिएचर ने तो लड़के के फादर को बहुत बुरी तरीके से मार दिया, पर जैसे ही वो दूसरे लड़के को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक कोई उसके ऊपर लेजर बीम से फायर करके दूर फेंक देता है। ये और किसी ने नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे पावर रखने वाले सुपर हीरो क्रिस ने किया होता है। इन्हें इटर्नल्स कहा जाता था, जिनके पास काफी अनोखी पावर्स हुआ करती। वहां पर कई सारे क्रिएचर्स के आने के बाद अलग अलग पावर रखने वाले इटर्नल्स वहां पर खड़े हो जाते हैं। उन सभी के पास अलग अलग पावर्स हुआ करती थी, जिससे वो लोगों की मदद करना चाहते थे। एक एक करके वो मिलकर पूरे क्रिएचर्स को खत्म कर देते हैं। इन सारे इटर्नल्स को एरेसन नाम की एक बहुत ही बड़ी सेलेस्टियल बॉडी ने बनाया था और उसी ने ही पूरे ब्रह्मांड और इंसानों की क्रिएशन की है। सारे खतरनाक क्रिएचर्स को खत्म करने के बाद जब वो सारे इटर्नल्स लोगों के सामने जा रहे थे तो वहां के इंसान उनसे डरने लगे। लेकिन ड्रॉइक नाम का एक इटर्नल जिसके पास माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी थी, वो उसी एबिलिटी का यूज करके सबके माइंड को एकदम से डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि वो उनकी बातों पर बिलीव करने लगे थे। और इस तरीके से इंसानों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उनकी प्रोटेक्शन करने का दावा किया। तब से वो मैजिकल पावर रखने वाले इटर्नल्स पृथ्वी पर ही रहते हैं इंसानों की सुरक्षा के लिए। इटर्नल्स तो अमर होते हैं, यानी कि वो कई 100 साल तक जिंदा रह सकते थे। वो सभी तो एक टीम की तरह काम करते और जब भी इंसानों पर कोई खतरा मंडरा था तो वो उनसे लड़ने चले आते। अब ड्रोइक नाम का वो मेंबर तुरंत ही कुछ लोगों के पास आता है जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। वो अपनी माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी से बड़े बड़े वॉर ही रुकवा देता था, जिससे कि आक्रोश की भावना किसी में पैदा न होती। बट यहाँ उन सभी टीम मेंबर्स की एक लीडर जिसका नाम एजेक्स होता है, वो ड्रॉइक को ये करने से मना कर रही थी क्योंकि हम यहाँ पर ये सारी चीजें करने नहीं आए हैं। उन सभी मेंबर्स को जिसने बनाया था वो सिर्फ इंसानों की प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर भेजे हैं, ना कि उनके आपसी मामलों में दखल अंदाजी करने के लिए। ड्रॉइक को ये डिसीजन बहुत ही गलत लगता है और वो इससे नकार रहा था। इसीलिए अब इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद एजेक्स ने ये कह दिया होता है कि अब तुम सभी लोग आजाद हो, तुम इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हो और अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। और उस मोमेंट से ही सारे इटर्नल्स के मेंबर अलग अलग होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब यहाँ पर ये पूरा मोमेंट प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है। अब हमें उन सारे इटर्नल्स की एक मेंबर सर्सी को दिखाया गया, जो कि अब 4000 साल की हो चुकी थी, लेकिन उनका एज जरा भी नहीं बड़ी होती। सर्सी तो अब यहाँ कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही होती है, जहाँ उसकी एब्सेंस में उसका ही एक दोस्त मौजूद था। उसके दोस्त का नाम बैन होता है, जो कहीं न कहीं सर्सी को पसंद भी किया करता था। अब यहाँ कुछ बातें करने के बाद बैन तो वहाँ से चला गया, जिसके बाद सर्सी अपना सेशन चालू कर देती है। पर अचानक ही उस पूरी जगह पर भूकंप आने लगे थे। सारे बच्चे इससे डर गए और सर्सी उन्हें बेंच के नीचे जाने के लिए कहती है। एक बच्चे के ऊपर तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर गिरने वाला था, इसीलिए सर्सी सामने जाकर अपनी पावर यूज करती है और उसे एक धूल में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि सर्सी के पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी चीज को धूल मिट्टी में कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि उसके पास अर्थ की पावर थी। सर्सी ने तो बच्चों को ना डराने के लिए सिर्फ उसे एक भूकंप का नाम दे दिया था, पर आखिर में ये हुआ क्या, ये बात तो सर्सी को भी नहीं पता। हमें दूसरी तरफ अब एक और इटर्नल दिखाई गई जिसका नाम स्प्राइट था। स्प्राइट में ये एबिलिटी थी कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, लेकिन अगर रूप चेंज करते टाइम कोई भी अगर उसके बॉडी को टच करेगा तो उसकी बॉडी ग्लो करने लग जाती। और यही रीजन होता है कि स्प्राइट के साथ कोई भी साथ नहीं रहता। हमें तो अब बैन और सर्सी को दिखाया गया, जो एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे थे और कहीं न कहीं बैन को सर्सी के बारे में कुछ पता था, जैसे कि वो कई हजार साल से जिंदा है और इटर्नल नाम की एक सुपर हीरो टीम की हिस्सा है। बट बैन इसे कहीं न कहीं एक मजाक समझता था। अब यहाँ डिनर करने के बाद बैन, सर्सी और स्प्राइट जब जा रहे थे तभी पानी के अंदर से एक क्रिएचर निकला। वो क्रिएचर तो सीधा बैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी वजह से सर्सी और स्प्राइट बैन को लेकर भागने लगे थे ताकि उस क्रिएचर से बचा जा सके। सर्सी ने सबसे पहले क्रिएचर को रोकने के लिए उसके पैर और हाथ जमीन के अंदर धंसा दिए। वो क्रिएचर थोड़ी देर के लिए वहां पर फंसा तो था, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। वो उन्हें तोड़ते हुए फिर पीछे लग जाता है। बैन को कुछ नहीं समझता कि आखिर ये चीज है क्या। सर्सी को ये नहीं समझ में आता कि ये क्रिएचर्स तो कई हजार साल पहले खत्म हो चुके थे, फिर ये वापस कहां से आ गए। स्प्राइट और सर्सी पूरी कोशिश करते हैं उस क्रिएचर को मारने की, पर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। स्प्राइट तो अब अपनी यहाँ पर एबिलिटी का यूज करके अपने कई सारे मल्टीपल क्लोन्स बना लेती है, जिससे क्रिएचर को चकमा दिया जा सके। उसने असली स्प्राइट को ढूंढ निकाला और मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक एक लेजर बीम उस क्रिएचर को आकर लगती है।
ये कोई और नहीं बल्कि इकरिस था जो वहां पर आ चुका होता है। पर इकरिस ने देखा कि हमला करने के बाद जो क्रिएचर को चोट लगी है वो अपने आप को हील कर ले रहा है, और ऐसी एबिलिटी तो उनकी टीम के लीडर एजेक्स के पास ही हुआ करती थी। क्रिएचर अटैक करने की फिर कोशिश करता है पर इकरिस ने उसे मारकर पानी में फेंक दिया। वो जान से तो नहीं मारा गया पर फिलहाल के लिए वहां से भाग जाता है। सर्सी और इकरिस एक दूसरे को बहुत सालों बाद देख रहे थे, क्योंकि हमें पता चला कि कई हजार साल पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और पूरे रीति रिवाजों के साथ वेडिंग भी की थी। लेकिन अब कुछ रीजन की वजह से ही इकरिस कुछ सालों के बाद ही सर्सी को छोड़कर चला गया। तब से ये दोनों अलग ही रहते हैं और आज जाकर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर सर्सी अपनी उस दोस्त बेन को गुड बाय कहती है, क्योंकि उसे अपनी टीम के पास वापस जाना होगा। बेन कंफ्यूज था कि अगर वो लोग सुपर हीरो हैं तो पृथ्वी पर इतने सारे आपदाएं आए, यहाँ तक कि थैनोस का भी हमला हुआ था, तो ये सारे इटर्नल्स कहाँ पर थे। तब जाकर सर्सी बताती है कि हमें सिर्फ पृथ्वी पर इन क्रिएचर्स को ही मारने भेजा गया था, उसके अलावा हम किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। जिसके बाद अब सर्सी अपनी टीम के साथ एजेक्स के घर पर जाने के लिए निकल पड़ती है। सर्सी, इकरिस और स्प्राइट तीनों जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं एजेक्स के घर पर, लेकिन एजेक्स की यहाँ पर तो पूरी तोड़फोड़ हुई थी। जैसे ही अंदर की तरफ गए उन्हें एजेक्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। इन चीजों को देखकर साफ पता चल गया था कि उसी खतरनाक क्रिएचर ने एजेक्स के ऊपर हमला किया होगा, और उसी ने ही एजेक्स की हीलिंग एबिलिटी अपने बॉडी में ट्रांसफर कर ली। पूरी टीम मेंबर्स इसलिए शॉक हो जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी इटर्नल को मारा गया है। अब थोड़ी देर के अंदर अचानक एजेक्स के बॉडी में से एक छोटा सा गोल्डन क्यूब निकलता है और सीधा चले जाता है सर्सी के बॉडी में। यानी कि यहाँ पर एजेक्स ने अपने इटर्नल्स के लीडर को चुन लिया है, जो आगे से सर्सी होगी, और सर्सी इरिसियम यानी कि अपने लीडर से बात कर सकती थी। ये वही लीडर है जिसने सारे इटर्नल्स और इंसानों को बनाया है। अब यहाँ कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इटर्नल्स की टीम को वापस इकट्ठा करेंगे और इन क्रिएचर्स को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वो सभी चले जाते हैं किंगो नाम के एक दूसरे इटर्नल मेंबर के पास। किंगो के पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने हाथों के पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इकट्ठा कर सकता था और उन्हें एक लेजर बीम की तरफ फायर करता। इस समय किंगो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। उसने तो कई सारे फिल्म साइन कर लिए थे और बहुत अमीर बन चुका था। जब वो सारे इटर्नल मेंबर किंगो के पास जाकर बताते हैं कि एजेक्स की मृत्यु हो गई है, तो किंगो बहुत दुखी हो गया और उनकी टीम में वापस से ज्वाइन हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग किंगो के प्राइवेट जेट में बैठकर निकल पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि वहां पर बाकी सारे मेंबर्स मौजूद थे। ट्रेवल करते हुए वो एक ऐसे डेजर्टेड एरिया में आ गए जहां उसी क्रिएचर की डेड बॉडी दिखती है। किंगो का मैनेजर सारी चीजें अच्छी तरीके से शूट कर रहा था। अब वो सभी अपने एक और मेंबर से मिलते हैं जिसका नाम गिलगमेश था। गिलगमेश के पास एबिलिटी थी कि वो अपने बॉडी को बहुत ही सख्त बना सकता था। फिलहाल के लिए उसने एक पिज्जा बनाया था जो कि वो बाकी लोगों को ऑफर करता है। पर जब उसने एजेक्स की मृत्यु की बात सुनी तो गिलगमेश भी एकदम उदास हो गया। गिलगमेश के साथ थीना नाम की एक दूसरी मेंबर मौजूद थी। थीना तो थोड़ी दूर बैठकर कुछ ड्राइंग कर रही होती है, लेकिन यहाँ थीना की एक प्रॉब्लम थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, और ऐसा होने पर वो अपने सामने वाले हर एक मेंबर को मारने की कोशिश करती थी। थीना अपनी पावर की मदद से कोई भी टाइप का हथियार बनाने में सक्षम होती है, और इस समय भी जब बाकी इटर्नल्स उसके पास गए तो थीना को लगने लगा कि ये मेरे दुश्मन हैं और वो उनके ऊपर हमला करती है। लेकिन गिलगमेश जो इतने सालों से थीना के साथ था वो उसे शांत कराने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर जितने इटर्नल्स की टीम इकट्ठा हुई थी वो अंदर जाकर खाना खाते हैं और पेट भरते हैं। लेकिन अब सर्सी थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई और उन सारी ड्राइंग्स को देखने लगी। उसमें उनके लीडर और बहुत ही बड़े बड़े दानवरों का जिक्र था। इसीलिए अब सर्सी जो इटर्नल्स की कैप्टन होती है वो अपने लीडर को याद करने लगी। सर्सी अपने सबकॉन्शियस माइंड में सीधा अपने लीडर के पास पहुंच जाती है और वो उनको बताने लगी कि ये क्रिएचर्स वापस से पृथ्वी पर आ रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है। यहाँ जाकर अब उनका लीडर असली सच्चाई बता रहा था कि उन्हें क्यों पृथ्वी पर भेजा गया था। दरअसल जब लीडर ने पूरा ब्रह्मांड और इंसानों को बनाया तो गलती से क्रिएचर्स भी बन गए थे और उन्हीं क्रिएचर्स को मारने के लिए इटर्नल्स की टीम भेजी गई। पर यही एक काम नहीं होता जो इटर्नल्स को करना था। दरअसल लीडर ने हर एक प्लेनेट के अंदर अपना अपना बीज बोए होते हैं जिससे कि एक इमरजेंस की शुरुआत होगी। इस इमरजेंस के कारण एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जनरेट होती थी जो किसी भी प्लेनेट के कोर में धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है। एक समय के बाद इमरजेंस होगा और उसके अंदर से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए वो सेलेस्टियल बॉडी आजाद हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरीके से कंडक्ट करने के लिए ही इटर्नल्स को भेजा गया था। यहाँ तक कि इटर्नल्स ने कई हजार साल पहले तक ऐसे काम किए हैं पर लीडर उनकी याददाश्त मिटा देता था।
वहीं थीना को जो दौरे पड़ते थे वो तो अपने पास्ट लाइफ की विजन ही याद करते रहती है। सर्सी को ये बातें पता चल गई और वो तुरंत ही अपने बाकी टीम मेंबर्स को आकर बता देती है, जिससे कि अब सारे मेंबर्स शॉक हो गए थे। सर्सी ने तो सभी से यही कहा कि हमें इंसानों की मदद करनी होगी और इस इमरजेंसी को रोकना होगा, नहीं तो पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इक्रिस कहता है कि फिलहाल के लिए हमें अपने बाकी टीम मेंबर्स को इकट्ठा करना होगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। सभी के सभी अब जल्द से जल्द अमेज़न के फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वहां पर ड्रॉइक नाम का वो मेंबर मौजूद था जिसके अंदर माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी थी। उन्होंने ड्रॉइक को सारी बातें बताई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक अब उस फॉरेस्ट के अंदर कई सारे एडवांस क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। सारे के सारे इटर्नल्स अपनी पावर का यूज करके उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ये क्रिएचर्स बाकी क्रिएचर्स से काफी ताकतवर थे। इक्रिस भी उन क्रिएचर्स को मार रहा था, पर वो अपने टेंटिकल की मदद से इक्रिस की पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। उसी मोमेंट पर गिलगमेश आ गया इक्रिस की सुरक्षा करने के लिए। किंगो भी अपने पावर बॉम्ब की मदद से उन्हें मारते जा रहा था, पर अफसोस की बात यह होती है कि उनमें से एक क्रिएचर ने गिलगमेश की सारी पावर्स एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पावर एक्सट्रैक्ट करते ही उस क्रिएचर की बॉडी इंसानों जैसी बन गई होती है और वो इवॉल्व होता जा रहा था। फिलहाल के लिए उसने अपने सारे साथियों को जाने के लिए कहा, पर अफसोस की बात यह होती है कि गिलगमेश वहीं मारा गया। इतना बुरा इंसिडेंट देखकर तो अब ड्रॉइक भी उनके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सभी निकल पड़े थे अपने उस मेंबर से मिलने के लिए जिसका नाम फेस्टोस था, लेकिन सारी बातें समझाने के बाद वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इटर्नल्स के सारे मेंबर इराक में पहुंच चुके थे, जहां जमीन के अंदर उनकी सालों पुरानी स्पेसशिप मौजूद होती है। फेस्टोस जो कि एक आर्किटेक्ट और मैजिशियन था, वो स्पेसशिप को निकालकर एक्टिवेट करता है और वो सभी उसके अंदर जाने लगे। स्पेसशिप के अंदर मैकेरी नाम की उनकी एक टीम मेंबर पहले से ही मौजूद थी जो बोल नहीं सकती है। मैकेरी के पास एबिलिटी थी कि वो बहुत तेज भाग सकती है, इतना तेज कि कोई उसे देख भी न सके। फेस्टोस तो अब अपनी एबिलिटी का यूज करके एक ऐसी मशीन बना रहा था जिसे कि सारे इटर्नल्स एक साथ यूज करेंगे तो वो इमरजेंस को रोकने में कामयाब हो सकते थे। इसके लिए सारे इटर्नल्स के मेंबर्स को अपनी पावर साथ में लगानी होगी। फेस्टोस तो उसी टाइप की मशीनरी को बनाने में लग गया होता है। इंसानों के पास जो डेवलपमेंट हुए थे वो फेस्टोस ने ही किए थे अपनी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल दिमाग यूज करके। लेकिन अब अचानक सर्सी को महसूस होने लगा कि इमरजेंस कुछ टाइम में ही होने वाला है। फेस्टोस ने तो मैकेरी को भेज दिया पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए और ये पता करने के लिए कि इमरजेंस किस प्लेस पर हो रहा है। मैकेरी बहुत ही तेज भागते हुए निकल पड़ती है उस प्लेस को ढूंढने के लिए। कुछ ही समय के अंदर अंदर उसे वो जगह मिल गई थी जो एक बहुत ही बड़े वॉल्केनो के अंदर से होने वाली होती है। अब तो यहाँ पर प्लेस का भी पता चल चुका था, पर अचानक हमें रियलाइज हुआ कि इक्रिस अपनी लेजर बीम से फेस्टोस के बनाए गए मशीनरी को तोड़ देता है और वो तो सामने आने वाले सारे इटर्नल मेंबर को ये मार रहा था। इक्रिस के पूछने पर कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है तो वो सिंपली कहता है कि ये मेरा काम है, हमारे लीडर ने मुझे यहाँ पर भेजा है इस काम को खत्म करने के लिए, और इन चीजों के बीच में अगर उसके टीम के मेंबर्स भी आएंगे तो वो उसे मार देगा। यहाँ हमें सच्चाई पता चली कि एजेक्स यानी कि उनके लीडर को उन क्रिएचर्स ने नहीं बल्कि इक्रिस ने ही मारा था, क्योंकि एजेक्स को पहले ही पता चल चुका होता है इमरजेंस के बारे में। एजेक्स ने जब इक्रिस से ये बातें शेयर की और बाकी सारे टीममेट्स को बताने के लिए बोला, तब जाकर इक्रिस इस बात को दबाने के लिए एजेक्स को उन क्रिएचर के पास फेंक देता है। क्रिएचर साथ मिलकर एजेक्स की पूरी शक्ति एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इक्रिस ने एजेक्स की डेड बॉडी को उसके घर पर छोड़ दिया। यानी कि अब इक्रिस पूरी तरीके से इमरजेंस के फेवर में होता है। वो तो अब वहां से चला गया था, साथ ही साथ स्प्राइट भी उसके साथ जाती है क्योंकि स्प्राइट इक्रिस को पसंद करती थी। अब यहाँ किंगो की भी हिम्मत जवाब दी जाती है क्योंकि उसे पता था कि इक्रिस के बिना वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते। इक्रिस ही उनकी टीम में सबसे पावरफुल था। किंगो अपने मैनेजर के साथ दूर चला जाता है। फेस्टोस, मैकेरी, ड्रॉइक और सर्सी बचे हुए थे जो आखिरी इटर्नल्स होते हैं और वो इमरजेंस के खिलाफ थे। उन्हें पता था कि उनके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इमरजेंस को रोकने की कोशिश करे, पर तभी फेस्टोस सर्सी से बोलते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर एजेक्स की थोड़ी सी पावर है, इसीलिए वो गोल्डन क्यूब को उसके बॉडी से निकालता है और उसकी मदद से कई सारे रिंग बनाता है। ये रिंग एक कनेक्टिविटी का काम करेंगी जिससे कि इटर्नल्स अपनी पावर को कंबाइन करके इमरजेंस को रोक सकते थे। फेस्टोस ने जल्द से जल्द वो पावरफुल रिंग बनाए और अपने मेंबर्स को दे दिया। सभी अब निकल पड़ते हैं स्पेसशिप के अंदर बैठकर उस इमरजेंस वाली जगह पर जहां कुछ टाइम में ही वहां से सेलेस्टियल बॉडी निकलने वाली थी। हमें दिखाया गया कि इक्रिस और स्प्राइट भी वहां बैठे हुए होते हैं जो इमरजेंस को होता हुआ देख रहे थे। स्प्राइट तो यहाँ पर बहुत पहले से इक्रिस से प्यार करती थी, पर उसके लुक के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता।
थोड़ी ही देर के अंदर बाकी इटर्नल्स की स्पेसशिप उस जगह पर पहुंच जाती है इमरजेंस को रोकने के लिए। इसी वजह से अब इक्रिस उनके ऊपर हमला करने लगा। फेस्टोस नीचे आ चुका था और बचे हुए इटर्नल्स उसकी मैजिकल रिंग द्वारा इमरजेंस को रोक रहे थे, पर तभी इक्रिस अपने लेजर बीम से ड्रॉइक को नीचे गिरा देता है। मैकेरी जो ड्रॉइक की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो अपने फ्रेंड को इस तरीके से मार खाता हुआ नहीं देख सकती थी। मैकेरी ने तो अपनी फुल स्पीड दिखाई और इक्रिस को बहुत मारना स्टार्ट कर दिया। इक्रिस तो मैकेरी के स्पीड के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। इतनी मार उसने कभी नहीं खाई थी। वहाँ पर बाकी सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं जो इक्रिस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस जगह पर वो क्रिएचर भी आ गया जिसने कई मेंबर्स की एबिलिटी एब्जॉर्ब की थी। सभी एक साथ मिलकर इक्रिस के साथ साथ उस क्रिएचर को भी रोकते हैं। मैकेरी जब उस क्रिएचर को काफी मार रही थी और उसके चारों तरफ धूल क्रिएट कर देती है, तो वो क्रिएचर अपने टेंटिकल की मदद से मैकेरी की पावर एब्जॉर्ब करने ही जा रहा था। तभी फेस्टोस ने अपनी पावर की मदद से उसे गुफा के अंदर ढकेल दिया। सर्सी ने फेस्टोस से कहा कि मैं उस इमरजेंस को अकेले ही रोकने का ट्राई करती हूँ। तब तक फेस्टोस ने अपनी एबिलिटी की मदद से इक्रिस को पकड़ कर रखा था। यहाँ सर्सी पूरा ट्राई कर रही थी इमरजेंस को रोकने का, पर अचानक पीछे से स्प्राइट आकर उसे मारने लग जाती है। वो कहने लगी कि मुझे प्यार क्या है कुछ समझा ही नहीं, जबकि मैंने इक्रिस से प्यार किया और तुमने मेरे प्यार को छीन लिया। स्प्राइट सर्सी को मार ही देती, लेकिन पीछे से ड्रॉइक आकर उसे बेहोश कर देता है। वहीं हमें थीना दिखाई गई जो गुफा के अंदर उस क्रिएचर से लड़ाई कर रहा था। थीना को अभी भी कई सारे विजन्स आते थे जिससे वो अपने बॉडी पर कंट्रोल खो बैठती थी। उस क्रिएचर के पास गिलगमेश की एबिलिटीज थी, इसीलिए वो थीना को विजन दिखाता है कि गिलगमेश तुम्हें बुला रहा है। इससे वो थीना की भी एबिलिटी एब्जॉर्ब करना चाहता था, लेकिन इस बार थीना अपने मन पर काबू पाने में कामयाब हो जाती है। थीना ने तो अब अपनी पूरी पावर यूज की और उस क्रिएचर को वहीं पर मारकर खत्म कर दिया। यहाँ हमें दिखाया गया कि इमरजेंस अब चालू हो चुका है और पृथ्वी के अंदर से वही बड़ी सेलेस्टियल बॉडी बाहर निकल रही है। ये अगर पूरी तरीके से डेवलप हो गई तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब सर्सी अपनी पूरी पावर इकट्ठा करती है और उस सेलेस्टियल बॉडी को पत्थर में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। इक्रिस तो फेस्टोस के उस कैद से आजाद होकर सीधा सर्सी को रोकने चला गया। वो सर्सी पर जैसे ही हमला करने जाता है, तभी अचानक उसे सर्सी के साथ गुजारे गए पल याद आ गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी इक्रिस सर्सी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। वहां सर्सी के समझाने के बाद इक्रिस अब रेडी हो चुका था उसकी मदद करने के लिए। दोनों ही अपनी पावर इकट्ठा करते हैं और फेस्टोस के बताए गए रिंग के अकॉर्डिंग उस पूरे इमरजेंस को धीरे धीरे रोकने लगते हैं। सेलेस्टियल बॉडी का सिर्फ हाथ ही बाहर आया होता है, जो पूरी तरीके से स्टोन में कन्वर्ट हो गया था। यानी कि ये इमरजेंस अब रुक चुका है। इंसानी सभ्यता बच चुकी थी और सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। यहाँ इक्रिस अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था जो उसने किया है, इसीलिए वो अपने आप को सजा देने के लिए सूर्य की तरफ चला गया। सर्सी को अंदाजा है कि अब इक्रिस वापस नहीं आएगा। वहीं मैकेरी ड्रॉइक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन यहाँ स्प्राइट उदास थी। सर्सी तो स्प्राइट के पास आकर कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एबिलिटी ले सकती हूँ, लेकिन तब तुम एक नॉर्मल इंसान बन जाओगी और एक सर्टेन एज आने के बाद मर जाओगी। स्प्राइट को ये बात अच्छी लगी, इसीलिए उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। हमें दिखाया जाता है कि सारे इटर्नल्स अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद फेस्टोस के घर पर मजे कर रहे हैं। स्प्राइट भी एक नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगी। सर्सी भी अपने पुराने दोस्त बेन से मिल रही थी और वो उससे देखकर काफी खुश होता है। पर तभी अचानक आसमान में हमें वो लीडर दिखाया गया जिसने कि सभी को बनाया होता है। इटर्नल्स ने मिलकर उसके प्लान को बर्बाद कर दिया, इसीलिए वो सर्सी को अपने पास बुला लेता है और अब शायद आगे चलकर वो और भी ज्यादा सेलेस्टियल बॉडीज को जनरेट करेगा। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।